एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग एक ऐसा चैनल है जिसमें हम बात करते हैं यूजीसी नेट, यूपीएचएससी बीएड और एजुकेशन के साथ में एमएड हो गया, सीटेट हो गया, यूपीटेट हो गया, केबीएस हो गया, इसी तरीके के कई सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी हम प्रिपरेशन करते हैं इस चैनल पे, जिसमें अब हम बात कर रहे हैं रिसर्च के ऊपर। रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ एजुकेशन विषय से जो भी संबंधित बच्चे हैं उनके लिए, बल्कि जो भी किसी भी विषय से पीएचडी करते हैं या फिर पीजी करते हैं या फिर आगे रिसर्च के फील्ड में जाते हैं, तो रिसर्च के टॉपिक के बिना उनका गुजारा नहीं हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक आपका यूजीसी नेट एजुकेशन का तो है ही, यूपीएचएससी का भी है, और साथ ही साथ में जो जनरल पेपर होता है जिसमें सभी को ही बैठना पड़ता है, उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इस पर बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं जिसमें मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी रिसर्च प्रोसेस की, रिसर्च के कहते किसे हैं, कितने टाइप होते हैं, मेथड्स क्या क्या होती हैं, इनके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए, यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी आप जाकर देखिए, वहां पर जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसकी नोट्स मैं डाल देती हूँ ताकि आपको वहां से रिटन वे में मिल जाए, ताकि आप अगर एमएड के स्टूडेंट हैं तो आप नोट्स बना सकें। चैनल की जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इंस्टाग्राम चैनल की लिंक है, सभी की लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी, जिसमें वीडियोस होते हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, आप जाकर वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। उसके पहले एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ में, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, और जो बेल बटन होता है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रोसेस की। तो फॉर्मुलेशन ऑफ जो रिसर्च प्रोसेस है, फॉर्मुलेशन का मतलब ही क्या होता है, अगर आपको रिसर्च करना है तो रिसर्च करने के लिए आप क्या करोगे, किन किन स्टेप को फॉलो करोगे ताकि आप एक अच्छे से साइंटिफिक वे में आप रिसर्च की प्रोसेस को कंप्लीट कर सको, तो होगा फॉर्मुलेशन। ठीक है, यहाँ पर ये मैं आपको 7 स्टेप बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी रिसर्च की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च। बहुत ध्यान से सुनिए। फर्स्ट होता है हमारा, जिसमें हम करते हैं डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। अब डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम कैसे आप डिफाइन करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को? रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करने का तरीका क्या है, या तो आपकी ही माइंड में कोई एक समस्या हो जिसको आप लेकर काम करना चाहते हो, अगर वैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हैं कि पिछले जो भी रिसर्चेस हुई हैं उन रिसर्चेस को पहले आप पढ़ते हैं, उसके बाद में जाकर जर्नल्स में पढ़ते हैं, जो जितने भी तरीके की जो शोध ग्रंथ होते हैं उनमें जाकर आप पढ़ते हैं, ताकि आप अपने माइंड में जो भी थॉट्स हैं उसको एक आकार दे सके कि किस तरीके से आपको अपनी रिसर्च की समस्या को चुनना है। पहली बात ये तो इंडिविजुअल हो गया, लेकिन अगर इंडिविजुअल नहीं कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं जो कि अगर आप लघु शोध में जा रहे हैं, यानी कि डिसर्टेशन आप कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी विषय के हों, तो होता है कि आपको अपने एक्सपर्ट यानी कि आपके जो शिक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनकी सलाह लेकर आप किसी एक टॉपिक को चुनते हैं जिस पर आपको रिसर्च करना होती है। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना। ठीक है, अगर रिसर्च प्रॉब्लम आपने सही से सिलेक्ट नहीं करी, कहीं किसी से इन्फ्लुएंस होकर आपने रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट कर ली, तो ये मान लीजिए कि आपके आगे आने वाले 4 या 5 साल जिस पर आप काम कर रहे हैं वो इसी एक समस्या पर ही आधारित रहेंगे, है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो समस्या उतनी ऑथेंटिक हो, उतनी नोवेल्टी उसके अंतर्गत हो, उतनी रीजनेबल हो, उतनी ही आपकी पहुंच के हिसाब से हो, या फिर वो सिग्निफिकेंट हो, यानी कि उसकी आवश्यकता लोगों को समझ में आ रही हो, यानी उससे कुछ ऐसी फाइंडिंग्स आए जिससे जो भी जिस भी फील्ड का है उसमें कुछ कल्याणकारी काम हो सके। तो पहली बात तो ये है कि रिसर्च प्रॉब्लम को चुनना सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है। ये एक समस्या आपने कर ली खत्म, यानी आपने एक बहुत अच्छा एक टॉपिक आपने सिलेक्ट कर लिया है अपने विषय का, जिसमें आगे आने वाले टाइम पर आप रिसर्च करेंगे। फिर आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, बहुत सिंपल से स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगी। आज मैं केवल आपको फॉर्मुलेशन बता रही हूँ, इसके बाद में हम हर एक टॉपिक पर क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे डिटेल में, है ना।
तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है, अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर में देखिए क्या होता है। चलिए, हमने एक टॉपिक चुन लिया जिसपे हमें रिसर्च करना है। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो पहली बात ये है कि जो भी विषय पर हमने अपनी रिसर्च चुनी है, उसी विषय पर किसी भी व्यक्ति ने, किसी संस्था के द्वारा, किसी अन्य सदस्यों के द्वारा कहीं ना कहीं उस विषय पर या उससे मिलते जुलते विषय पर कुछ ना कुछ शोध हुआ होगा। हमें क्या करना चाहिए कि हम पर उनको जाकर अध्ययन करें, उनका रिव्यू करें। उनका अध्ययन करने से हमें क्या मिलेगा? हमारे एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना, और उसके पहले उनकी जो फाइंडिंग्स है उसे समझ में आएगा कि आज से 5 साल पहले इसके विषय में लोगों ने क्या राय रखी, 10 साल पहले क्या रखी। इसके बाद में उसकी फाइंडिंग्स जो हैं उससे भी हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं माइंड के वो भी क्लियर होते हैं। इसके बाद में हमें प्रोसेस समझ में आती है कि उन्होंने जो भी पहले रिसर्च की थी तो वो रिसर्च किन किन प्रोसेस से होते हुए की थी, क्या डेटा कलेक्शन करने की टेक्निक थी, कौन से टूल्स अप्लाई किए थे, सर्वे किया था, कैसे हाइपोथेसिस बनाई थी, कैसे क्वेश्चनर्स बनाए थे, कहाँ जाके डेटा कलेक्ट किया था, सैंपल कितना लिया था, पॉपुलेशन क्या ली थी, डिलिमिटेशंस कैसे हुआ था। ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे बहुत हद तक क्लियर हो जाते हैं जब हम अपने ही विषय से संबंधित पुराने समय में जो भी रिसर्चेस हुई हैं उनको बहुत डिटेल में, बहुत ही सही तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते कैसे हैं उसके प्रोसेस को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब नेक्स्ट आ जाता है थर्ड स्टेप जो है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, अब ये हाइपोथेसिस क्या बला है? हाइपोथेसिस होती है परिकल्पना। ठीक है, मतलब हम पहले से ही कल्पना करते हैं कि क्या हमारे रिसर्च की फाइंडिंग्स हो सकती हैं, क्या रिसर्च के बारे में रिजल्ट मिल सकता है, हम पहले से ही उसकी कल्पना करते हैं। कितने प्रकार की होती हैं ये? नल हाइपोथेसिस होती है जिसको शून्य कहते हैं, शून्य परिकल्पना कहते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में हो सकती है और डिक्लेरेशन के फॉर्म में भी हो सकती है। मतलब यहाँ से रिजल्ट्स निकलते हैं, यहाँ से यस और नो में निकलता है आंसर और यहाँ से निकलता है क्वेश्चन फॉर्म में। ठीक है, तो हाइपोथेसिस के बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइपोथेसिस किस प्रकार की होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं। फोर्थ स्टेप जो होता है हमारा वो होता है डिजाइन रिसर्च। मतलब अब हमारा क्या है, रिसर्च की डिजाइन। देखो हमारा जो मुख्य मुद्दे थे, मतलब हमने रिसर्च प्रॉब्लम चुन ली, रिव्यू भी कर लिया, पुराने समय में क्या हुआ था, पिछले समय में किस तरीके से रिसर्च हुई थी वो जान लिया, हाइपोथेसिस भी बना ली। अब होता है कि रिसर्च की जो डिजाइन है उसको समझना। तो रिसर्च डिजाइन जो है उसके लिए मेन बात होती है हमें पॉपुलेशन चुननी है कि हम जाकर किस तरीके की, किस पॉपुलेशन में जाकर अपना रिसर्च करेंगे। ठीक है, या फिर हमें सैंपल चुनना है। अगर हम साइंटिफिक साइंस के फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा सैंपल क्या होगा, अगर हम सोशल फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा क्या टॉपिक होगा, क्या सैंपल होगा, उसको हम यहाँ पर चुनेंगे। सैंपल डिजाइन करना एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होता है। कितने प्रकार से सैंपल को चुना जाता है इसकी प्रोसेस भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। डाटा जो कलेक्शन होता है वो कैसे करना है, कहाँ से जाके करना है, कौन से टूल्स अप्लाई करने हैं। टूल्स का मतलब क्या होता है? टूल्स का मतलब होता है वो एक उपकरण जिसके माध्यम से हम डेटा कलेक्शन करते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई एक समस्या चुन ली। अब आपने समस्या चुनी है जो वो कॉलेज के स्टूडेंट्स पर है। अब कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही आप अपने सैंपल के फॉर्म में चुनेंगे। अब उनसे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए है ताकि आप समझ सके उनके व्यू पॉइंट को, जो भी आपका रिसर्च प्रॉब्लम है। अब उनका व्यू पॉइंट बनाने के लिए आपको एक क्वेश्चनायर बनाना पड़ेगा ताकि आप उनके दिए हुए आंसर्स को उसमें लिख सकें या उसके आंसर्स के हिसाब से आप कुछ मतलब निकाल सके कि वो क्या सोचते हैं। तो क्वेश्चन आयर्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन आयर ऐसे होते हैं जो कि यस और नो के फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ये बताते हैं कि आप इस विषय से कितने प्रतिशत सहमत हैं।
कितने प्रतिशत असहमत है या फिर आपका कोई भी मानना इस विषय में नहीं है। जैसे कि आजकल न्यूज चैनल्स में भी कई इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आप किसको समर्थन करते हैं, इसे या इसे, ए को करते हैं या बी को करते हैं, या फिर आप नहीं समझते, इनका आंसर देना उचित नहीं समझते। ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है। तो अभी यहाँ पर कुछ टूल्स जो हैं वो बने बनाए होते हैं, मतलब किसी विषय से संबंधित टूल्स जो होंगे जो पहले से ही बने हैं, स्टैंडर्डाइज्ड हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स आपकी समस्या के हिसाब से सही नहीं आ रहे हैं, तो आपको टूल्स का निर्माण करना पड़ता है, आपको टूल्स की पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, पूरे तरीके से कैसे टूल्स को बनाया जाता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट स्टेप 6 नंबर से का एनालिसिस ऑफ डेटा, टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अब एनालिसिस ऑफ डेटा, आपने जो डेटा यहाँ से कलेक्ट कर लिया, अब उसका एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना है ताकि हमें फाइंडिंग्स मिल सके हमारी इस समस्या की। ठीक है, तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हम स्टैटिक्स का फॉर्म उपयोग करते हैं। स्टैटिक्स का उपयोग क्या होता है, आप ऐसे फॉर्मूले का उपयोग करते हैं ताकि आप समझ सकें कि जो भी विषय से आप रिसर्च की प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं उसका रिजल्ट आखिर निकल रहा है क्या, कंपैरिजन हो रहा है या फिर कुछ आगे बढ़ रहा है, कुछ पीछे जा रहा है, कोरिलेशन हो रहा है, जो भी है वो आप यहाँ से डालते हैं। कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जो मेनली अप्लाई किए जाते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। इसके बाद में हमारा 6 टॉपिक जो है वो होता है रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन। मतलब आपको अब रिजल्ट डिक्लेयर करना है कि जो भी आपने ये इतना सारा काम किया है इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है। तो उसमें पहले आप देखते हैं कि आपकी रिजल्ट की फाइंडिंग्स क्या है। एनालिसिस करते हैं जब आप, तो अपनी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी वो हाइपोथेसिस आपकी सही निकली है या गलत निकली है। ठीक है, फिर आपको मिलती है रिजल्ट्स यानी कि फाइंडिंग। फिर लास्ट में आप बनाते हैं रिपोर्ट राइटिंग। अब ये जो कुछ भी आपने किया है आपने तो कर लिया, लेकिन अब आप अपनी रिसर्च को किसी दूसरे को कैसे समझाओगे, दूसरे को कैसे बताओगे, तो आपको लिखना पड़ता है इस पूरे प्रोसेस को, पूरी रिसर्च के टॉपिक को आपको जो भी काम है उसको आपको लिखना पड़ता है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है क्योंकि उसका एक तरीका होता है रिपोर्ट लिखने का, है ना, जिसको हम जैसे कहते हैं पीएचडी की थीसिस है या फिर डिसर्टेशन की थीसिस है, तो कैसे लिखी जाती है उसका एक प्रोसीजर होता है, उसको हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद में आस्क अनदर क्वेश्चन, लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस छोड़ देने होते हैं आने वाले दूसरे रिसर्चर्स के लिए, ताकि जब कोई रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपकी रिसर्च को पढ़े, आपकी इस पूरे प्रोसेस को पढ़े, तो उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ जाएं कि हाँ उसको अब आने वाले समय में या फिर अपनी रिसर्च में इन क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ना है। इसके बाद में होता है सजेशन फॉर फर्दर रिसर्चेस। अब जैसे आप इस पूरी कंप्लीट आप अगर इस पूरे कंप्लीट प्रोसीजर में जाते हैं, आप इस कंप्लीट प्रोसीजर में जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि मुझसे कहाँ गलती हो गई। जब हम कंप्लीट एक अपना जर्नी कर लेते हैं ना, तो ये बात समझ में आती है कि मुझे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए था, मुझे डेटा यहाँ से कलेक्ट करना चाहिए था, यहाँ से नहीं करना चाहिए था, ये प्रोसेस मैंने गलत कर दी, इसमें यदि मैं यहाँ पर नहीं जाती तो शायद मेरा काम जो है वो जल्दी हो जाता, है ना। तो आपको बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, ताकि आप जो इतनी बड़ी जर्नी आप पूरी करके आए हैं उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आगे आने वाले रिसर्चर्स के लिए आप यहाँ पर कुछ सजेशन दे देते हैं ताकि उनका जो काम है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए, उनके काम में जो आपने गलतियां करी हैं वो ना करें, और उन आपने जो जिस भी कमियों की वजह से आपका काम डिले हुआ है वो कमियां उनकी ना हो और वो जल्दी अपने काम को पूरा कर सके। तो ये 7 स्टेप जो होते हैं वो एक रिसर्च प्रोसेस के बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं। तो हमारे इस पूरे रिसर्च की जो हमारी पूरी थीम चल रही है, पूरा जो हमारे एक
कंप्लीट प्रोसीजर रिसर्च का हम समझ रहे हैं, उसमें हम इन सारे ही प्रोसीजर्स का, सारे ही स्टेप्स का बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे ताकि आप क्लियर समझ सके, लिख सके। अगर आपको रिसर्च के बारे में कोई पूछता है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उनके आंसर कर सके। तो बने रहिए सेल्फ लर्निंग के साथ में, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनको क्लियर करें तो रिसर्च के बिना नहीं हो सकता है, इसलिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मेरी तरफ से मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना ही आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, बहुत ही ईजी लैंग्वेज का उपयोग करके, ईजी भाषा का उपयोग करके, ताकि आप समझ सके। और आप नोट्स अपना बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर मैंने इसकी जो नोट्स दिए हैं वो दे दिए हैं, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब हम बात करेंगे इनके रिव्यू ऑफ लिटरेचर की डिटेल में, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर और डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम की डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।